अब आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इब्न बतूता की बात की जाए तो ये अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश से आए थे। इनकी पुस्तक है रिहला, और रिहला पुस्तक नाम ध्यान रखिएगा इब्न बतूता का है। अगला प्रश्न है, और इसके अलावा आप किताबुल हिंद के जो रचयिता हैं अल बुरूनी, उनके बारे में ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी के जीवन पर ज्ञात प्रयास के पीछे, पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इस प्रश्न को काफ़ी सारे अभ्यर्थी समझ नहीं पाए थे। कारण था कि प्रश्न का जो वर्डिंग था, ऐसा वर्डिंग था कि समझ में नहीं आया कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। तो पहले ज्ञात प्रयास, उसका जब आप इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होती है। फर्स्ट नोन अटेम्प्ट, फर्स्ट नोन अटेम्प्ट ऑन लाइफ होता है इसका मतलब जान से मारने की पहली बार किसने कोशिश की, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जीवन पर सबसे पहला जो ज्ञात प्रयास था, यानी उनको मारने का सबसे पहला प्रयास जिसने किया था वो थे इरविन। और इरविन कौन थे? तो ये नील बगान के मालिक थे। नील बगान की फैक्ट्री थी इनकी, और नील बगान की फैक्ट्री थी मोतिहारी में। और जब गांधी जी चंपारण मुद्दे को उठाने के लिए पहुंचे तो इनको लगा कि गांधी जी से नुकसान हो सकता है, जो कि गांधी जी आंदोलन खड़ा कर देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्होंने चालाकी से गांधी जी को अपने यहाँ बुलाया और खाने के जरिए जान से मारने की कोशिश की। हालांकि जो इनके रसोइये थे जिनका नाम था बतक मियाँ, बतक मियाँ ने ऐन मौके पर पीछे हट गए और उन्होंने इस प्रकार जो है गांधी जी की जान बच गई। बतक मियाँ ने मना कर दिया साफ साफ कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जो है बतक मियाँ ने जो है गांधी जी की जान बचाई और जान से मारने का प्रयास किया इरविन ने। एच.एस. पोलाक कौन थे? तो एच.एस. पोलाक गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में मित्र थे, तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। एच.एस. पोलाक, और गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान एच.एस. पोलाक को भी पत्र लिखा था। पत्र लिख के उनको सूचना दी थी कि हम यहाँ पे जो है हैं, और साथ में जब ब्रिटिश सरकार जाती कर रही थी, उनको गिरफ्तार वगैरह कर लिया था, तो उस बीच में गांधी जी ने पत्र लिखे थे जिससे कि अंग्रेजी सरकार पर कुछ दबाव बन सके। तो उस एक पत्र में उन्होंने एच.एस. पोलाक को भी एक पत्र लिखा था। वो इस समय वो भारत में ही थे, तो ये गांधी जी के मित्र हैं, तो ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ग्रांट महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से अगले प्रश्न पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो यहाँ प्रश्न कई बार पूछा गया है। श्रम मंत्री अस्थायी सरकार में भी और पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जगजीवन राम जी थे। आसफ अली की बात करें तो रेलवे इनके पास में था। सी राजगोपालाचारी की बात करें और सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बगान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो चंपारण एग्रेरियन एक्ट या पारित हुआ था 1918 में, और यह 4 मार्च 1918 को पारित हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो हमने पहली क्लास ली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो उसमें हमने अप्रैल बताया था, तो 4 मार्च 1918 कर लीजिएगा। तो 4 मार्च 1918 को यह पारित हुआ था, और चूंकि मार्च दिया नहीं गया तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की बात करें, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की बात करें तो इसके जो लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं। और यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ तो गलत हो गया। राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक लिखी है। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। तो आपको ध्यान होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले अगर हम बात करें, पहले सत्याग्रही कौन थे? तो पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे जी। विनोबा भावे जी पहले सत्याग्रही थे। और दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू जी थे। और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। तो यहाँ भी स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। तो द इंडियन स्ट्रगल नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? तो आंसर सी आपका सही है। आप कमेंट करके बताइए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किस डेट में स्टार्ट हुआ था? 1940 में। आगे बढ़ते हैं। बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो आप इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छे से जानते हैं कि उराव जनजाति थी, और उराव जनजाति ने भाग लिया था इसमें। उराव जनजाति से संबंधित ताना भगत आंदोलन है
ताना भगत आंदोलन 1914 में स्टार्ट हुआ था। और ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो जतरा भगत ने। और ये उरांव जनजाति के ही थे और उरांव जनजाति से इन्होंने एक समूह बनाया था जिसका नाम था ताना भगत। जतरा भगत ने एक ग्रुप बनाया था, समूह बनाया था उरांव जनजाति के लोगों से, जिसका नाम रखा था उन्होंने ताना भगत। ताना भगत आंदोलन 1919 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के में एक हिसाब से मिल गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें शामिल हो गया। और फिर 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया उरांव जनजाति ने। 1922 में उरांव जनजाति ने भाग लिया। तो 1922 का जो गया अधिवेशन था कांग्रेस का, वो महत्वपूर्ण भी है, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया। तो 1922 के गया अधिवेशन में उरांव जनजाति ने भाग लिया था। और गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने। तो देशबंधु के नाम से मशहूर चित्तरंजन दास जी ने, CR दास जी ने। अब एक पॉइंट इसमें और ध्यान रखिएगा कि उरांव जनजाति किसके नेतृत्व में यहाँ पे आई थी? तो उरांव जनजाति का नेतृत्व किया था गुलाब तिवारी ने। तो उरांव जनजाति के नेता थे गुलाब तिवारी, और गुलाब तिवारी के नेतृत्व में उरांव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। ये फाइनल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है एडवोकेट ऑफ इंडिया। तो एडवोकेट ऑफ इंडिया ये सही सुमेलित नहीं है, दादा भाई नौरोजी जी से संबंधित नहीं है। हमने आपको क्लास दिया है तो वहाँ पे आप देखिएगा, तो दादा भाई नौरोजी जी से संबंधित हमने आपको फैक्ट्स बताए हैं। फिर है यंग इंडिया। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी जी से संबंधित है, ये बात सही है। फिर इंडियन स्पेक्टेटर की बात करें तो सूर्यनाथ बनर्जी जी से संबंधित नहीं है। तो पहला इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? तो ए नहीं सही है, सी नहीं सही है, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यानी दो आंसर यहाँ पे गलत हैं, तो ए और सी, और बाकी बी सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी जी का है। बाकी न्यू इंडिया आप जानते हैं, न्यू इंडिया एनी बेसेंट का है। न्यू इंडिया अखबार एनी बेसेंट का था, ये ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें इंडियन स्पेक्टेटर की, तो इंडियन स्पेक्टेटर को जो है अखबार को कौन चलाता था? तो इसको चलाते थे बहराम जी मालाबारी। तो BM मालाबारी, ध्यान रखिएगा, BM मालाबारी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी? तो 1938 में पहला चीज तो आप ये ध्यान रखिए, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन हुआ था और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। अब जब अध्यक्ष हो गए सुभाष चंद्र बोस जी, तो राष्ट्रीय योजना समिति बनेगी। तो जाहिर सी बात है अध्यक्ष के ऊपर ऑलरेडी जिम्मेदारी होती है, आप ऐसे भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। तो अध्यक्ष के ऊपर ऑलरेडी जिम्मेदारी होती है। तो राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बचे कौन? डॉक्टर जो है जवाहरलाल नेहरू जी, जो उस समय मेन थे, कह सकते हैं ज़्यादा प्रमुख थे, ज़्यादा इस समय इनका मतलब महत्व ज़्यादा था। जो ऐसे कामों के लिए इनको चुना भी जाता था क्योंकि काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे भी रहते थे इसमें। तो 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस फिर से अध्यक्ष बनते हैं, पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं। फिर गांधी जी से मतभेद के चलते सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस छोड़ देते हैं, और जब उनके कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं, तब फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के जाने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न 3 से 4 बार पूछा जा चुका है टीआरई में ही। तो महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस, तो रेमिनेंसेस का मतलब होता है यादें, कुछ यादें। तो महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें कुल मिला के। लेकिन आपसे इंग्लिश में प्रश्न पूछा जाता है हमें राइटर्स के, तो हमेशा ध्यान रखिएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार स्पेशल का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था? तो बात करें तो चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, एंटी चौकीदारी कैंपेन चलाया गया था। एंटी चौकीदारी कैंपेन चलाया गया था, और ये चलाया गया था प्रमुखतः सारण और भागलपुर में। सारण और भागलपुर में चलाया गया था। तो सारण और भागलपुर में एंटी चौकीदारी कैंपेन चलाया गया था। चौकीदार कर देने से इनकार कर दिया गया था सभी ने अयोध्या आंदोलन के प्रभाव में आकर। भागलपुर में बात करें तो महादेवलाल सराफ ने इसका नेतृत्व किया था। महादेवलाल सराफ ने इसका नेतृत्व किया था एंटी चौकीदारी कैंपेन का। तो ध्यान रखिएगा, महादेवलाल सराफ का नाम प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चंपारण में नेतृत्व किसने किया था सत्याग्रह का, नमक सत्याग्रह का? तो आंसर हो जाएगा बिपिन बिहारी वर्मा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, बिपिन बिहारी वर्मा। आगे बढ़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था नमक सत्याग्रह से और 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल के बीच में गांधी जी ने अपने जो है 78 फॉलोअर्स के साथ में 78 फॉलोअर्स के साथ में अनुयायियों के साथ में दांडी यात्रा की थी, साबरमती से दांडी तक यात्रा की थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा था और वहीं से पूरे देश में जो है नमक सत्याग्रह, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला गया, वो फैल गया पूरे देश में और यहाँ से फिर बिहार पे भी इसका असर पड़ा। आगे बढ़ते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो वयोवृद्ध महिला ग्रांड ओल्ड लेडी की बात करें तो अरुणा आसफ अली जी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थी और 1942 के आंदोलन में जब महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हो जाते हैं तो इनका भी बहुत ज़बरदस्त योगदान था। इन्होंने ही झंडा फहराया था ग्वालियर टैंक पर, जहाँ पे मीटिंग वगैरह हुई थी तो बॉम्बे में, तो अरुणा आसफ अली जी ने ही झंडा फहराया था। आगे बढ़ते हैं। गुलाब कौर की बात करें तो ये गदर आंदोलन से जुड़ी हुई महिला थी। गदर जो मूवमेंट चल रहा था अमेरिका में लाला हरदयाल के नेतृत्व में, तो वहाँ से ही जुड़ी हुई थी। वयोवृद्ध महिला हो गया। इसके अलावा आपसे जो है प्रश्न पूछता है, वयोवृद्ध व्यक्ति जब पूछता है ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो दादा भाई नौरोजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे महिला पूछा गया तो अरुणा आसफ अली जी। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो यह प्रश्न अगर देखा जाए तो टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। गलत इसलिए है कि बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में बेलगाम नामक स्थान पे की थी। कहाँ पे की थी? बेलगाम या बेलगाम, तो बेलगाम नामक स्थान पे की थी और यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट वगैरह हुआ था कि होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था, हेडक्वार्टर पूना में बनाया गया था, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर पूना ही माना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी जानकारी के लिए हमने बता दिया। आज की क्लास में भी हमने बताया था मॉडर्न हिस्ट्री में कि अप्रैल 1916 में बेलगाम में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था पूना में। तो ध्यान रखिएगा। और बीपीएससी ने आंसर इसका ए पूना ही माना था। और पहले इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बैप्टिस्टा थे। जोसेफ बैप्टिस्टा इसके पहले अध्यक्ष थे, क्लास में बताया भी गया था। जो इनके सहयोगी थे बाल गंगाधर तिलक जी के। और इसके अलावा बात करें तो सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के नेतृत्व में मद्रास में स्थापित किया गया था होम रूल लीग। 2 होम रूल लीग स्टार्ट किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? तो हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का अगर संस्थापक पूछेगा, ये तो पूछा गया कौन संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर सभी है। यमुना कारजी भी संबंधित थे, राहुल संकीर्त्यान भी संबंधित थे, जुड़े हुए थे, सहजानंद सरस्वती भी जुड़े हुए थे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन अगर पूछता कि हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका किसने शुरू किया था, तो आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा, सहजानंद सरस्वती ने हुंकार पत्रिका स्टार्ट किया था और जुड़े सभी थे। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो ये थे जनरल ह्यूज रोज। और ह्यूज रोज ही रानी लक्ष्मीबाई के विरुद्ध में लड़े थे। तो उनका यह स्टेटमेंट था कि जो है विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है जो यहाँ पे सोई हुई है। इतनी बहादुरी से लड़ी थी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित किया था रानी लक्ष्मीबाई जी ने। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो रूसी क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 में। और देखा जाए तो ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन और द कॉमनटेन, ये सभी के सभी जो है संबंधित हैं रूसी क्रांति से। तो यह जो है 6 से 8 में जो वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड है। 6 से 8 में अब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये TRE 1 में PRT में पूछा गया था ये प्रश्न, तो ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो द बेसिक कॉज ऑफ प्रॉब्लम्स फेसिंग भारत इज द नेग्लेक्ट ऑफ इट्स नेशनल आइडेंटिटी। यह स्टेटमेंट दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में हमने पढ़ा है, एकात्म मानववाद के लिए बहुत फेमस है, एकात्म मानववाद की विचारधारा के लिए फेमस है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने जो है केशवराव बलिराम हेडगेवार कौन है? तो
हेडगेवार साहब जो है ये आरएसएस के संस्थापक थे। 1925 में इन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतीहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 के मध्य हुआ था गांधी जी के नेतृत्व में। और खेतीहरों की जो मुख्य मांगे थी, राजस्व में कमी की जाए, ये तो रहेगा ही रहेगा। बेगार का उन्मूलन किया जाए, जो जबरदस्ती बेगारी कराई जाती है। वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने तथा खेतीहरों हेतु प्रवेश खोलना, ये भी जो है मांग थी, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता था लोगों को। तो यहाँ पे आंसर आपका 1 से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो यह प्रश्न पीजीटी पॉलिटी में तक में पूछा गया है, वहां भी हमने यह प्रश्न आपको कराया है, याद आ गया होगा आपको। तो मोंटेस्क्यू ने जो है द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स के बारे में द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक में लिखा हुआ है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, माई थॉट्स भी मोंटेस्क्यू की पुस्तक है, लेटर पर्सन्स भी मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, माई थॉट्स और लेटर पर्सन्स भी जो है मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो निर्वनीकरण का मतलब डिफॉरेस्टेशन होता है। और भारतवर्ष में अगर देखा जाए तो अंग्रेजों के समय में डिफॉरेस्टेशन बहुत किया गया, जंगलों को बहुत काटा गया निर्वनीकरण के लिए। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा मुख्य कारण, यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है। तो मुख्य कारण जब भी पूछता है तो बहुत आपको सिंसियरली ध्यान देना पड़ता है। रेलवे के मार्गों पर तख्तों, स्लीपर की मांगों को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो यह मुख्य कारण नहीं था निर्वनीकरण का, क्योंकि इतना ज़्यादा स्लीपर बोगी तो बन नहीं थी, इतना ज़्यादा ट्रेनें तो बन नहीं गई थी। और यह आपका आंसर जो है नहीं होगा। नियोजित वनों की मांग को पूरा करना एवं चाय एवं काफ़ी का वृक्षारोपण करना। तो चाय और काफ़ी का वृक्षारोपण भी एक बहुत सीमित जगह पे हो रहा था, तो यह भी मुख्य कारण नहीं है। यहाँ पे जो है पूरे भारत की बात कर रहा है। तो भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तो विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना, यह कारण था निर्वनीकरण का, डिफॉरेस्टेशन का ब्रिटिश शासन के दौरान। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल रहा था? तो बात करें इसमें तो बारदोली सत्याग्रह गुजरात का 1928 में हुआ था और इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और इसी सत्याग्रह के दौरान, बारदोली सत्याग्रह के दौरान जो गुजरात की महिलाएं थी उनके द्वारा उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। तो सरदार की उपाधि ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, तो द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स किसकी पुस्तक है? याद रखिएगा, एंगस मेडिसन पूछा जा सकता है। तो प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो यह था 32% था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले स्वीकार कर लिया गया था? तो कौन से मूल्य हैं यहाँ पे जो स्वीकार कर लिए गए थे? तो बात करें सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार, ये भी स्वीकार किया गया था। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये भी स्वीकार किया गया था। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, ये भी स्वीकार किया गया था। और सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट के द्वारा, नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा, आज हमने आपको पढ़ाया भी था। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 के द्वारा इन सब चीज़ों को स्वीकार किया गया। और उसके बाद फिर जो 1931 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कराची का, तो कांग्रेस के कराची अधिवेशन में इन चीज़ों को एक्सेप्ट किया गया था। फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकार को वहाँ पे स्वीकृत किया गया था, कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इन सभी मांगों को जो है स्वीकार कर लिया गया था। एक सहमति बन गई थी कि जब हमारा भारत का संविधान बनेगा तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन 18th सेंचुरी किसने लिखी है? द पुस्तक ये बुक है द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजिनियस इंडियन एजुकेशन इन दी 18th सेंचुरी। तो ये धर्मपाल इसके राइटर हैं। महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा, फिर से पूछा जा सकता है। और इसमें अगर जैसे ये प्रश्न आया था, हमेशा ध्यान रखिए, अब गांधी जी हैं, अब आपको पता है कि गांधी जी से संबंधित तो पुस्तक है नहीं, तिलक से संबंधित है नहीं। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन भी कई बार करते हैं। जब हमें नहीं पता होता, अचानक से ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, हमें नहीं पता होता, तो हम इस प्रकार से एलिमिनेशन करते हैं कि गांधी जी से हो नहीं सकते, तिलक हो नहीं सकते, तो धर्मपाल हो सकते हैं मे बी। ठीक है, तो ये चीज़ है। और बाकी कभी भी
आंख बंद करके क्वेश्चंस को नहीं करना चाहिए, प्रश्न को जरूर पढ़ना चाहिए। जब प्रश्न हम पढ़ते हैं तो काफ़ी कुछ हमें क्लियर भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। और एक चीज़ ये भी है, 18वीं सेंचुरी के बारे में कौन लिखेगा? 18वीं सेंचुरी की बात कर रहा है। 18वीं सेंचुरी के बारे में तिलक तो लिखेंगे नहीं, गांधी जी लिखेंगे नहीं, इतना पीछे का कहीं लिखा भी नहीं है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं। भारत पर 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1929 में महामंदी प्रारंभ हुई थी, जिसको ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया था। और महामंदी की बात करें तो मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत ब्रिटेन से जुड़ा हुआ था और ब्रिटेन पर असर पड़ा तो भारत पर भी असर पड़ा प्रतिकूल रूप से। मंदी ने भारतीय खेतीहरों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। जुड़े होने के कारण सब कुछ जुड़ा हुआ था सिस्टमेटिक रूप से, यहाँ से चीज़ें निर्यात होके जाती थी, उधर से आयात होके आती थी, तो इस वजह से जो है जब असर पड़ा 1929 में महामंदी का ब्रिटेन पर, पूरे विश्व पर, तो भारत पे भी पड़ा। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी, तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि सब आपस में जुड़ गए थे और इस एक ग्लोबल मार्केट बना हुआ था उस समय। और मार्केट जब बना हुआ था तो जब मार्केट पे मंदी का असर पड़ा तो सभी देश उसके चपेट में आ गए, भारत भी आया, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य जो है तक्षशिला यूनिवर्सिटी में कार्यरत थे। और तक्षशिला आप कमेंट करके बताइए कहाँ पे पड़ता है। फिर अब बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1781 के विद्रोह के बारे में हमने बिहार स्पेशल में भी आपको बताया था। तो यह जमींदारों के द्वारा किया गया विद्रोह था, ये बात सही है। या किसानों द्वारा किया गया विद्रोह था, ये गलत है। किसान द्वारा यह मुख्यतः नहीं था, मुख्यतः ये जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को चलने में सफल रहे थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इस प्रश्न को समझ लेते हैं एक बार फिर से। तो 1781 का जो विद्रोह था, इसकी पृष्ठभूमि थी 1770 में जो है बंगाल में अकाल पड़ा था। महान बंगाल अकाल बोला जाता है, ग्रेट बंगाल फेमाइन, तो महान बंगाल अकाल 1770 में पड़ा था और इसका तगड़ा असर पड़ा और इसके वजह से खेती वगैरह सब बहुत चौपट हो गई थी। इस अकाल के प्रभाव से किसान काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और चूंकि किसानों से जमींदार काम करवाते थे। और उस समय आपको याद होगा हमने आपको एक बनारस विद्रोह के बारे में भी समझाया था। तो बनारस विद्रोह किया था उस समय राजा चैत सिंह ने 1781 में। राजा चैत सिंह ने बनारस विद्रोह किया था और राजा चैत सिंह ने, उनका भी मुद्दा कुछ इसी से रिलेटेड ही था। और बनारस विद्रोह से प्रभावित होकर 1781 में बिहार में विद्रोह हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और इसका जो नेतृत्व किया था ये भी ध्यान रखिएगा। और सिंपल कारण इसका यही था कि सूखा अकाल पड़ने से भू राजस्व एकत्र करने में बहुत दिक्कतें आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों को पैसा चाहिए ही था हर हालत में। और यहाँ पे बात करते तो जो जमींदार थे, उन जमींदारों की बात करें जिन्होंने इसको नेतृत्व प्रदान किया था, तो फतेह बहादुर शाही, ये नाम याद रखिएगा, प्रश्न में पूछा जा सकता है नेतृत्वकर्ता में। तो फतेह बहादुर शाही, राजा नारायण सिंह, तो ध्यान रखिएगा राजा नारायण सिंह, और राजा अकबर अली खान, ये नाम याद रखिएगा। ये जमींदार वर्ग के थे और इन्होंने ही जो है 1781 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब आगे बढ़ते हैं। आसानी से फिर जो है ब्रिटिश कमांडर्स थे, जॉन क्राफोर्ड, कैप्टन पावेल वगैरह, वो सब नहीं पूछेगा आपसे। तो इन लोगों ने आसानी से कुचल दिया था विद्रोह को। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इनमें से कौन समाचार पत्र द न्यू इंडिया से संबंधित थी? तो न्यू इंडिया से कौन संबंधित था? तो एनी बेसेंट संबंधित थी। और इसके अलावा इनका कॉमन बिल भी अखबार था, कॉमन बिल और न्यू इंडिया इनसे संबंधित था। महात्मा गांधी के बारे में आप 4 जान ही चुके हैं, आज हमने डिस्कस भी किया था। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और यंग इंडिया, 4 थे। आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की बात करें तो द बंगाली के नाम से इनका है, कभी कभी बंगाली भी लिख के आता है प्रश्न में, तो वो भी सही है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया तो सही माना जाएगा, द बंगाली के नाम से था इनका। आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया? तो हमने आज आपको ये भी पढ़ाया था। तो स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था अश्विनी कुमार दत्त ने।
और अश्विनी कुमार दत्त से संबंधित एक पत्रिका भी है, अमृत बाजार पत्रिका भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो अश्विनी कुमार दत्त हैं स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान। और इसके अलावा कहाँ पे किया था इन्होंने, तो बारीसाल में किया था, ये भी आपसे हमने बात किया था। और अमृत बाजार पत्रिका ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका संबंधित है शिशिर कुमार घोष से, जिनके बारे में आज हमने बात किया था, शिशिर कुमार घोष से। तो शिशिर कुमार घोष से संबंधित है अमृत बाजार पत्रिका। और शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग या इंडिया लीग की स्थापना की थी, जिसके बारे में आज हमने क्लास में बात किया था। तो ये चीज़ क्लियर रखिएगा। स्वदेश बांधव समिति बारीसाल में अश्विनी कुमार दत्त ने स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन थे, तो इसमें बात करें तो नरहरि पारिक थे, महादेव देसाई थे, अब्दुल बारी थे। इसके अलावा हमने आज आपसे डिस्कस भी किया डिटेल में, बहुत सारे लोग थे जो गांधी जी के साथ में थे। ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत सारे लोग थे, जेबी कृपलानी वगैरह। तो आपका आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यह जो आंसर है आपका यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं है। और कारण क्या है ऐसा होने का, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न के हिसाब से प्रश्न में एक त्रुटि भी है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिनलिथगो नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा लिनलिथगो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डीएम WG आर्चर, तो ध्यान रखिएगा पटना के जो डीएम थे डीएम WG आर्चर, तो डीएम थे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WG आर्चर। इन्होंने 11 अगस्त 1942 को आदेश दिया था। 11 अगस्त 1942 को पटना एवं उसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो नहीं होना चाहिए, प्रश्न में आंसर होना क्या चाहिए था, डीएम WG आर्चर। और डेट भी नहीं सही था, 11 अगस्त को यह घटना हुई थी, 11 अगस्त 1942 को, और इसलिए आपका आंसर हर हालत में उपयुक्त में से कोई नहीं है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो आपने यह प्रश्न बहुत बार देखा है। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1929 में, 1929 में हुई थी। और किसने की थी, तो सहजानंद सरस्वती जी ने, सहजानंद सरस्वती जी ने, जो कि सबसे महत्वपूर्ण किसान नेता थे बिहार के। और आगे चल के इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी लखनऊ में, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की थी लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था, तो इससे संबंधित था वहाबी आंदोलन। और वहाबी आंदोलन की बात करें तो सैयद अहमद बरेलवी इससे जुड़े हुए थे, तो ध्यान रखिएगा सैयद अहमद बरेलवी इससे जुड़े हुए थे। और इसके अलावा जो पागलपंथी विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह करीम शाह इसका नेता थे, करीम शाह। और फराजी आंदोलन की बात करें तो हाजी शरीयतुल्लाह इसके नेता थे। आगे बढ़ते हैं। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया था, तो आज हमने आपसे मेरठ षड्यंत्र मामले के बारे में बात किया था मैराथन क्लास में। तो वहाँ पे हमने आपको बताया भी था कि प्रश्न पूछा गया था। तो 3 अंग्रेजों को मेरठ षड्यंत्र मामले में जो है अभियोग चलाया गया था। और कौन कौन से लोग थे, तो ब्रेडले थे, नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, फिलिप स्प्रैट, और इसके अलावा लेस्टर हचिंसन, तो लेस्टर हचिंसन। तो 3 नाम थे जो इससे जुड़े हुए थे। और 1929 से 33 के मध्य में चला था, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पूना पैक्ट का उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट का क्या उद्देश्य था, तो पूना पैक्ट का उद्देश्य था दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। और पूना पैक्ट कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। और ये किसके वजह से हुआ था, तो यह हुआ था कम्युनल अवार्ड की वजह से, सांप्रदायिक पंचांग की वजह से कम्युनल अवार्ड। और कम्युनल अवार्ड कब आया था, तो 16 अगस्त 1932 को ये घोषित किया गया था, डिक्लेयर किया गया था। जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और इसके विरोध में गांधी जी यरोदा जेल में बंद थे उस समय, और वो जो है फास्ट अनटू डेथ चले गए थे, आमरण अनशन पे चले गए थे। फिर जो है 24 सितंबर 1932 को फाइनली पूना पैक्ट हुआ था। डिटेल में हमने ऑलरेडी बात किया है।
अब आते हैं, फिर इससे जो है दलित वर्गों को जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल गया पूना पैक्ट से। आगे बढ़ते हैं, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो फर्स्ट ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं। तो प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था और इसी सम्मेलन के दौरान, ध्यान रखिएगा, इसी सम्मेलन के दौरान 22 से 23 अक्टूबर को यह हुआ था। 22 से 23 अक्टूबर 1934 को प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ था पटना में और इसी सम्मेलन के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन हुआ 22 से 23 अक्टूबर 1934 को पटना में और पटना में ही बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जेपी नारायण थे, जेपी नारायण थे। और बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव थे और महासचिव थे जेपी नारायण, महासचिव थे जेपी नारायण। आगे बढ़ते हैं और इसके अलावा बात करें, हमने आपसे एक चीज़ और भी बताया था कि जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसका एक अखबार निकलता था जिसका नाम था कांग्रेस सोशलिस्ट, कांग्रेस सोशलिस्ट। ये हमने आपको शॉर्ट्स में बताया है, तो आप सभी लोग ध्यान से करके शॉर्ट्स जाके देख लीजिएगा, एक एक मिनट लगेगा लेकिन बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएंगी। तो कांग्रेस सोशलिस्ट नाम का इनका एक अखबार चलता था और इसमें एडिटर कौन थे, संपादक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया जी। जब राम मनोहर लोहिया के बारे में हमने आपको बताया तो वहाँ पे हमने बताया है राम मनोहर लोहिया जी संपादक थे कांग्रेस सोशलिस्ट के और ये माउथ पीस था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का। माउथ पीस का मतलब होता है किसी के जरिए अपनी विचारों को रखते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख अखबार था इनका। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो महत्वपूर्ण सवाल है। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, इसके लेखक है काली किंकर दत्त। और काली किंकर दत्त ने एक पुस्तक और भी लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो द हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की बात करें, फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार और बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, तो ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी है? काली किंकर दत्त ने। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये अध्यक्ष बने थे। पट्टाभी सीतारमैया जो है गांधी जी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार थे और यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में 1939 में। गांधी जी से मतभेद के चलते छोड़ देते हैं कांग्रेस, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में क्या सत्य है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में बात करें, मूक नायक का प्रकाशन किया, तो सही है। इनका पहला अखबार था मूक नायक, मूक नायक पत्रिका इनकी पहली अखबार था, 1920 में स्टार्ट किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, तो ये भी सही है, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसी नाम से इन्होंने बहिष्कृत भारत नाम से भी एक पत्रिका निकालते थे, ये बहिष्कृत भारत नाम से भी एक पत्रिका निकालते थे और 1956 में इनका देहांत हो गया था। तो ये भी बात सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। और इसके अलावा बात करें तो जनता के नाम से एक अखबार निकालते थे, पत्रिका निकालते थे और प्रबुद्ध भारत के नाम से एक निकालते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, जनता और प्रबुद्ध, जनता पत्रिका और प्रबुद्ध भारत, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी इन्हीं से संबंधित है। तो जनता प्रबुद्ध पत्रिका भी इन्हीं से संबंधित है। तो BR अम्बेडकर जी के बारे में सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न है, नील के पौधे लगाने वालों का आंदोलन। तो नील के पौधे लगाने वालों का जो आंदोलन था उसको हम चंपारण से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया केंद्र कौन सा था? तो चंपारण है। कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए क्या हुआ था? तो चौरी चौरा की वजह से बंद हुआ था। खेतिहर सत्याग्रह ये खेरा का हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, तो 2 3 1 4, तो 2 3 1 4 हो जाएगा, 2 3 1 4। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने का मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो कठोर जाति व्यवस्था, तो संविधान तथा इसकी आधारभूत संरचना, ये बात बिल्कुल सही है कि संविधान और इसकी जो आधारभूत संरचना है वो किसी भी प्रकार से जाति के हिसाब से भी भेदभाव को मंजूरी नहीं देती है, बिल्कुल भी। आर्टिकल 14-15 पढ़ लीजिए, जाति के नाम से भेदभाव नहीं किया जा सकता किसी से भी। सामाजिक सुधार एवं आर्थिक विकास, तो ये भी कारण है, जिसके पास आज के डेट में पैसा है वो अच्छे पोजीशन में है।
साक्षरता और शिक्षा विकास ये भी कारण है। तो जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण में सभी है यहाँ पे, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है? तो एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज है, यह स्टेटमेंट था कार्ल मार्क्स का। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो ये भी आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक पीजीटी पॉलिटी में पूछा गया था। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं जीन जैक्स रोसो। तो जीन जैक्स रोसो कई बार हमने चर्चा की है। थॉमस हॉब्स के बारे में हमने आपको बताया था, लेविथियन नामक किसकी पुस्तक है? तो लेविथियन पुस्तक इनकी है, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वह लिखा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तो बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है। एक तो आपने इंडियन स्ट्रगल देखी है आज के क्लास में, और दूसरी देखी है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा बात करें हम तो मोहम्मद इकबाल किससे संबंधित है? तो मोहम्मद इकबाल ने ही जो है सारे जहां से अच्छा जो सॉन्ग है इन्होंने ही लिखा था, सारे जहां से अच्छा। और इसके अलावा बात करें पाकिस्तान शब्द किसने ईजाद किया था? पाकिस्तान शब्द की बात करें तो पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली थे, उन्हीं ने ही यह शब्द दिया था पाकिस्तान। तो चौधरी रहमत अली, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। और चौधरी रहमत अली का एक पत्रिका थी जिसका नाम था नाव और नेबर, उसी में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट को। तो नाव और नेबर नाम से एक जो है पत्रिका में इन्होंने पाकिस्तान के बारे में लिखा था। तो पाकिस्तान शब्द की उत्पत्ति इन्होंने ही की थी। तो पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक भीमराव अंबेडकर जी की है। आगे बढ़ते हैं। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम से कब मिलाया गया था? तो आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम से, वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है ये, 1801 में मिलाया गया था। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल क्या है? तो थावे महोत्सव उपयुक्त में से कोई नहीं है, और यह मनाया जाता है, थावे महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोपालगंज में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण है, फिर से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक है शेखर फाटक। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो पता है आपको, जगदीशपुर से। जगदीशपुर आए, दानापुर आए, आरा आए, तो इन सब क्षेत्रों से संबंधित थे। बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है। बाकी शॉर्ट्स की क्लास में इनके बारे में जितना कुछ भी दिया गया है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो आज हमने आपसे बात भी किया था। तो यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के बारे में दिया गया है। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की थी या इंडिया लीग की स्थापना की थी? तो इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने 1875 में, और 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी, और इनके साथ में थे आनंद मोहन बोस जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रथम बार किसने फहराया था? अब प्रश्न है, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? तो आंसर है मैडम भीकाजी कामा। इसके बारे में आज हमने क्लास में डिस्कस भी किया था 22 अगस्त 1907 को। 22 अगस्त 1907 को, इससे पिछला जो हमने जब क्लास लिया था इसका बहुत पहले, तो हमने वहाँ पे 1908 गलती से बता दिया था, तो आप उसको दुरुस्त कर लीजिएगा। 22 अगस्त 1907 सही आंसर है। तो 1907 वर्ष ध्यान रखिएगा। 22 अगस्त 1907 को मैडम भीकाजी कामा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार फहराया था। कहाँ फहराया था? स्टटगार्ट, जर्मनी में। स्टटगार्ट नाम की जगह है जर्मनी में, वहाँ पे गई थी ये, और अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन था, उसी के अवसर पर इन्होंने किया था। आगे बढ़ते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो इनसे संबंधित जो पत्रिका है वह है अल हिलाल। और इसके अलावा कॉमरेड की बात करें तो कॉमरेड जो अखबार था, कॉमरेड जो पत्रिका थी, ये इससे संबंधित थे मोहम्मद अली बंधुओं में से एक मोहम्मद अली बहुत ही महत्वपूर्ण नेता थे। और जमींदार के नाम से जो अखबार चलाते थे वो थे मौलाना जफ़र अली खान। तो ध्यान रखिएगा, मौलाना जफ़र अली खान जमींदार अखबार चलाते थे। कॉमरेड से मोहम्मद अली जुड़े हुए थे, मौलाना मोहम्मद अली। फिर आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंसेस के लेखक कौन है? तो प्रश्न दोबारा से रिपीट हुआ है, तो दूसरी बार पूछा गया है टीआरई में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संबंधित हैं, लेखक हैं इसके। जयप्रकाश नारायण से संबंधित हमने सभी पुस्तकों को आपको शॉर्ट्स के माध्यम से समझा दिया, बता दिया। कर्पूरी ठाकुर जी का बच्चा है तो किसी ने उनको भी कर लेंगे। शॉर्ट्स जरूर देखें चैनल पे जाके। पटना महाविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो
तो पटना महाविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना महाविद्यालय की स्थापना हुई थी 1940 में। और यह प्रश्न बीपीएससी प्री में भी एक बार पूछा गया है। और इसकी स्थापना की थी पटना महाविद्यालय, पटना महिला महाविद्यालय 1940 में स्थापना की थी मदर एमजे जोसेफिन ने, मदर एमजे जोसेफिन ने। और ये जुड़ी हुई थी, जनरल थी, एपोस्टोलिक कार्मेल। तो एपोस्टोलिक कार्मेल ये पूछा गया था बीपीएससी प्री में। तो एपोस्टोलिक कार्मेल नाम की संस्था थी। तो एपोस्टोलिक कार्मेल नाम की संस्था ने पटना महाविद्यालय को स्थापित किया था 1940 में। आगे बढ़ते हैं। अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि खाद्य एवं कृषि, फूड एंड एग्रीकल्चर विभाग किसके पास में था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास में। वित्त मंत्रालय किसके पास में था? तो लियाकत अली खान के पास में। और रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में था? तो बलदेव सिंह के हाथ में था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना की गई थी 1927 में। और इसकी स्थापना की थी ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस की जो संस्थापक थी, इनको जो कराया गया था तो ये थी मार्गरेट बहनें, मार्गरेट सिस्टर्स थी। तो मार्गरेट बहनें थी, इन्होंने ही कराया था। और साथ में अमृत कौर भी इससे जुड़ी हुई थी, अमृत कौर भी इससे ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हुई थी। पहली जो इसकी सेक्रेटरी थी, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थी? तो फर्स्ट सेक्रेटरी थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस की फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थी? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय, महत्वपूर्ण है, चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर को लागू हुआ था 1905 को। और यह जो है हमने आज बात भी किया था, तो किसके रूप में? तो शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? तो इस प्रश्न को हमने गलती से आपको बताया, मतलब स्वदेशी आंदोलन बता दिया था, एक्सप्लेनेशन सारा असहयोग आंदोलन का दिया था, लेकिन स्वदेशी आंदोलन बता दिया था तो पहली बार में, तो भी आप सही कर लीजिएगा, आंसर है असहयोग आंदोलन। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी गांधी जी ने, महात्मा गांधी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी असहयोग आंदोलन के दौरान 6 फरवरी 1921 को। 6 फरवरी 1921 डेट भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को किसने दिया था? तो 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था। ये फ्री के प्रश्न हर टीआरई में पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है। और बात करें तो राजकुमार शुक्ला जी जो है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात भी की आपसे, तो कई बार बात की, आपको पता भी है। तो बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि ब्रज किशोर प्रसाद के साथ में गए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, पहली बार ये पहुंचे थे, गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी को बताते हैं नील किसानों के बारे में। और फिर प्रताप अखबार के बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रताप अखबार जिसके संपादक थे, जिसके संस्थापक थे ब्रज किशोर प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद इसके संपादक थे और संस्थापक भी थे, संपादक और संस्थापक भी थे। तो इनके अखबार से जुड़े हुए थे एक व्यक्ति थे जो है पीर मोहम्मद मुनीस, जो कि संवाददाता का काम करते थे। उन्होंने ही चंपारण के नील किसानों के बारे में बहुत डिटेल में जो है रिपोर्टिंग की थी और उनके लेखों के माध्यम से गांधी जी को पता चला था। पीर मोहम्मद मुनीस के तगड़े लेख थे किसानों के दुर्दशा के बारे में और उसी से गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, फिर जो है चंपारण जाने का फैसला किया था। तो चंपारण आने का नेतृत्व, चंपारण आने का निमंत्रण गांधी जी को राजकुमार शुक्ला ने दिया था, वहीं के वो स्थानीय नेता थे। आगे बढ़ते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो यह है राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा, राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। तिलक जी के बारे में हमने ऑलरेडी आपको पुस्तकें वगैरह बता दी हैं, देख लीजिएगा वहाँ से। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में शॉर्ट्स में हमने बता दिया है। और इसके अलावा गिल्टी मैन्स ऑफ इंडिया पार्टीशन की दूसरी बुक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, गिल्टी मैन्स ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये भी राम मनोहर लोहिया जी की है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसने क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया था, तो ठीक बात है। इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र मांग पाकिस्तान की मांग को कमजोर कर सकती थी, तो यह भी बात सही है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया था कि 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था, डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था मुस्लिम लीग ने, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही हैं। अगला प्रश्न, दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद के लिए प्रसिद्ध है। क्विज में भी हमने यहाँ प्रश्न रखा था आपके लिए, इसी नाम से इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। फिर खिदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया था? तो खिदाई खिदमतगार की बात करें तो खिदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व दिया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में ये सक्रिय नेता थे और गांधीवादी प्रकृति के थे, और साथ में इनको सरहदी या सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के निवासी थे, तो इस वजह से। और खुदाई खिदमतगार नाम से इन्होंने संस्था बनाई थी 1929 में, और फिर इसी का प्रयोग किया था 1930 में। खिदाई खिदमतगार जो इनकी संस्था थी, इनका जो एक ग्रुप था खिदाई खिदमतगार नाम से, तो खिदाई खिदमतगार ग्रुप, जिसको रेड शर्ट भी बोला जाता था, लाल कुर्ती भी बोला जाता था, उन लोगों को इन्होंने संगठित किया 1930 में, जो है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में जबरदस्त तरीके से भाग भी लिया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो पटना कॉलेज की बात करें तो यहाँ भी प्रश्न आपका बीपीएससी तैयारी में रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया था। तो आंसर 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना हुई। बाकी इससे संस्थापक से रिलेटेड आपको कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा स्थापित हुआ था, तो इसमें नाम नहीं दिया जाएगा आपको। तो पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? 1863 में। फिर प्रश्न है कि कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? अब इस प्रश्न में त्रुटि है। त्रुटि हमने कैसे पकड़ा? क्योंकि हमने जब इंग्लिश वर्जन पढ़ा तो वहाँ पे वंदे मातरम लिखा है, और हमने आपको बहुत कायदे से बताया है कि जब वंदे मातरम आता है, अब वंदे मातरम ऐसे लिखा जाएगा तो इंग्लिश ऐसे होना चाहिए और हिंदी ऐसे होना चाहिए। इंग्लिश में तो यही लिखा है वंदे मातरम, लेकिन हिंदी में यहाँ गलत कर दिया गया आयोग के द्वारा, तो आयोग की त्रुटि है ये, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। ये वंदे यहाँ होना चाहिए, तो वंदे मातरम। फर्क है दोनों अखबार में, चूंकि अलग अलग दोनों नामों से अखबार चलाए गए हैं, जो आज हमने आपको क्लास में समझाया भी था। तो वंदे मातरम अखबार यहाँ पे होना चाहिए। तो वंदे मातरम अखबार के समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सब ने इसका आंसर गलत बताया था आपको यूट्यूब पर, और इसके संपादक पूछा है, एडिटर पूछा है। तो संपादक थे अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल संस्थापक थे। आज हमने आपको क्लियरली बताया है। तो बिपिन चंद्र पाल इसके क्या थे? संस्थापक थे। 1905 में स्थापना की थी वंदे मातरम समाचार पत्र की। तो ध्यान रखिएगा वंदे मातरम है, वंदे मातरम नहीं है। और वंदे मातरम जो उर्दू अखबार है लाला लाजपत राय जी से, वो भी हमने आज आपको बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी, और 30 सितंबर 1932 को ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी, जिसको 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ की संज्ञा दे दी गई थी। और फिर 1933 में ही गांधी जी ने हरिजन नाम से पत्रिका भी स्टार्ट की थी, हरिजन नाम से एक पत्रिका भी स्टार्ट की थी। और नाम क्या था परिवर्तन चेंज करने का? तो अनटचेबल वर्ड ठीक नहीं लगता है, अछूत वर्ड ठीक नहीं लगता है, तो इसलिए गांधी जी ने हरिजन, क्योंकि उन्होंने दलितों को हरिजन कहकर पुकारा था, यानी हरि के जन, यानी भगवान के जन, भगवान के लोग, तो इसलिए इन्होंने ऑल इंडिया हरिजन संघ नाम रख दिया था। और इसका जो पुराना नाम था वह था ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। 1933 से ही ऑल इंडिया हरिजन संघ के नाम से जाना जाने लगा। तो इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा। बाकी वैसे स्थापना जो पूछा जाएगा तो 30 सितंबर 1932 को स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखिएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीडी बिरला। और इसके सचिव कौन थे पहले? तो सचिव थे अमृतलाल ठक्कर। हमने इसके बारे में बात की भी किया है, क्विज में भी आपको प्रश्न दिए थे। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी घटना पहले हुई है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव तो 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ। गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड बेवल का आगमन तो 1943 की बात है। क्रिप्स मिशन का आगमन 22 मार्च 1942 दिल्ली में पहुंचते हैं। तो पहले क्या होगा? 22 मार्च 1942। तो क्रिप्स मिशन का आगमन सबसे पहले होगा। कौन सी घटना पहले हुई होगी? क्रिप्स मिशन का आगमन। फिर है प्रश्न, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई थी कि यह एक सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसके बारे में भी आज हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। तो आंसर है डफरिन। और डफरिन ने राजद्रोही भी कहा था, राजद्रोहियों की संस्था भी कांग्रेस को कहा था, फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी कहा था इंग्लिश में बोले तो। और इसके अलावा करजन ने तो डेड बॉडी कांग्रेस की उठाने की बात कर दी थी कि कांग्रेस अपने पतन पर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा है कि इसके मरते हुए मैं इसको कंधा दे सकूं। तो बहुत निगेटिव स्टेटमेंट करजन ने दिया था। और बाकी यह स्टेटमेंट कि बहुत सूक्ष्म भाग अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस, तो ये डफरिन ने कहा था। डफरिन ही थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1884 से 88 के मध्य। ये कांग्रेस के
जो है ब्रिटेन की तरफ, ब्रिटिश सरकार की तरफ से ये भारत के वायसराय थे 1884 से 88 के मध्य, और इन्हीं के समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ए ह्यूम ने की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो यहाँ भी प्रश्न आपको यूट्यूब पे कई जगह जब आंसर की लोग करा रहे थे जल्दी जल्दी में, तो गलत सलत कुछ भी बताए जा रहे थे। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा दी गई थी खुदीराम बोस जी को। प्रफुल्ल चाकी ने तो सुसाइड कर लिया था, खुद को गोली मार ली थी। तो प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार ली थी पकड़े जाने से पहले, तो और खुदीराम बोस बचे थे, और सबसे कम उम्र के ये फांसी पाने वाले व्यक्ति भी हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और टारगेट कौन थे इनके? तो कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, जिनको मारने के लिए गए थे, लेकिन उनकी स्थान पर 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी, और ये घटना हुई थी 30 अप्रैल 1908 को। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा गया है। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो अहरार आंदोलन, ये प्रश्न भी रिपीटेड है। टीआरई में हमने आपको एक पेपर करवाया था जीएस पार्ट सेकंड का, वहाँ ये प्रश्न पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि सब आपस में घूम घूम के प्रश्न इधर से उधर पूछा जा रहा है। अगर इस बार पूछा गया इसमें, तो दूसरी बार उसमें पूछ ले रहा है। जैसे हमने आपको परसों जियोग्राफी का क्वेश्चन कराया था, तो जियोग्राफी का क्वेश्चन वो पीआरटी में पूछा जा चुका ऑलरेडी, टीआरई 2 में जो रेशम वाला पूछा गया था भागलपुर वाला, अब वो 6 से 8 में पूछ लिया गया। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसीलिए सब क्वेश्चंस को करके जाना है। स्टैंडर्ड सबका सेम है, और आप वो हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको उसी हिसाब से ही गाइड करेंगे, सब मिक्स नहीं करेंगे। जितना सभी के लिए बराबर काम का है वो सभी के लिए बराबर काम का। तो जब हम आपसे बोले कि पीआरटी के लिए भी जरूरी है, 6 से 8 के लिए भी जरूरी है, टीजीटी के लिए भी जरूरी है, जीएस पार्ट सेकंड के लिए भी जरूरी, तो हमारी बात को मानिए, समझिए, उससे आपका फायदा ही है। तो अहरार आंदोलन की बात करें तो अहरार आंदोलन से संबंधित थे नहीं थे, तो मौलाना मजहरुल हक संबंधित थे, मौलाना जफर अली खान संबंधित थे, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ये संबंधित नहीं थे। और अहरार आंदोलन की स्थापना, अहरार आंदोलन 1910 में शुरू हुआ था मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में, मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और यहाँ जो है अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ आंदोलन के जो नेता लोग थे, जो ब्रिटेन सरकार की चापलूसी करते रहते थे, लॉयलिस्ट पॉलिसीज जो अपनाते रहते थे, तो उसके विरोधी थे ये सरासर। तो अहरार आंदोलन ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने, तो ध्यान रखिएगा। और ये टोटल हुआ था 1831 से 33 के बीच में, और इसमें 3-4 नेता थे, लेकिन 1832-33 में जब देखा जाता है तो बुद्धू भगत स्पेशली इनका नाम आता है। तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह के नेतृत्व इन्होंने किया था। और यहाँ पे आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आंसर यहाँ होना चाहिए था बुद्धू भगत। सिद्धू कानू किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है सिद्धू कानू किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बाबूक वर्ष इनका देहांत हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को इनका देहांत हुआ था। 1858 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर है युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, इसकी स्थापना किया था हेनरी विवियन डेरेजियो ने। तो हेनरी विवियन डेरेजियो ने किया था, 1826 में स्टार्ट हुआ था। 1826 में ये हिंदू कॉलेज के टीचर बन के आए थे, अध्यापक बन के आए थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता में टीचर बन के आए थे। वहाँ से इन्होंने जो है अपने विचारों को आगे बढ़ाया, और इनके जो अनुयायी थे उनको डेरेजियंस बोला जाता था, डेरोजियंस बोला जाता था। और हेनरी विवियन डेरेजियो ने युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़कर चले जाएंगे? तो यह किया था 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था कि जून 1948 तक ब्रिटेन भारत को छोड़ देगा। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है। हम जब मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते कवर करते हैं तो ये फैक्ट हमारे पास सामने जरूर आता है। आज पूरा नहीं हो पाया था, कल की क्लास में पूरा हो जाएगा ये सब चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया? तो बिहार की बात कर रहा है, तो बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? तो 1912 में अलग किया गया था, 22 मार्च 1912। 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। और जब पूछे कि बिहार से उड़ीसा को कब अलग किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1936। इस दिन को हम मनाते हैं बिहार या उत्कल, उड़ीसा या उत्कल दिवस, और 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो ध्यान दीजिए, जब भी मुख्य कारण आ जाए तो आपको ध्यान देना पड़ता है, सब कुछ नहीं लेना पड़ता है। तो मुख्य कारण कौन सा था? तो गांधी इरविन समझौता तो कब हुआ है? आपको पता है कब हुआ है? 1931 में। आप कमेंट करके बताइए डेट, आपको हमने कई बार बताया। द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव, तो द्वितीय विश्व युद्ध के हानिकारक प्रभाव मुख्य कारण में नहीं थे, मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। तो ध्यान रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी किंग जॉर्ज पंचम ने। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी की नींव रखी थी और इसमें दिल्ली दरबार जो है में घोषणा किया गया था 1911 में। दो घोषणाएं हुई थी कि एक तो बंगाल का विभाजन उसको रद्द किया जाता है और दूसरा हुआ था कि बिहार को जो है बंगाल से अलग किया जाता है। तो दो चीज़ें हुई थी और साथ में जो है मतलब दिल्ली जो राजधानी है कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफ़र की जाती है। दो घोषणाएं हुई थी महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते